गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 10 सितंबर है, तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में पीटी मेंस और इंटरव्यू और इन कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट के लिए वो महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जितने भी गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम आप लोग फिल करते उससे रिलेटेड पीटी फैक्ट क्या है उसे भी हम लोग एक नज़र देखते हुए चलेंगे। आगे बढ़ने से पहले यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट सेक्शन में महत्वपूर्ण सुझावों के साथ साथ जो भी पीटी फैक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं उसके उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। और युक्ति आईएएस पर आपकी एक और नई घोषणा है। अगले मंथ से अक्टूबर का मासिक पत्रिका आप लोगों को डिजिटल मोड में युक्ति आईएएस आप लोग को युक्ति आईएएस के ऐप पर अवेलेबल कराएगा। जो विगत एक महीने का जो भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम है आप लोग को उसमें कवर किया जाएगा, जिसमें हम लोग सोर्स के तौर पर दैनिक जागरण के रिसोर्स को लेंगे, पीआईबी के रिसोर्स को लेंगे, साथ ही साथ द हिंदू के भी बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल जो होंगे, जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे, उनको भी उसमें हम शामिल करेंगे ताकि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए एक मानक सामग्री उपलब्ध कराई दी जाए और सारगर्भित तरीके से चीज़ों को कवर किया जाएगा। जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा उसको हम कवर करेंगे। हम पत्रों की संख्या ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, केवल आपको यह समझाने का प्रयास करेंगे जो भी चीज़ दी जाएगी वो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। तो बहुत ही मासिक बेसिक शुल्क पर रखा गया 21 रुपया मात्र शुल्क लिया जाएगा पर महीने के हिसाब से। आपको 12 माह का 251 रुपया लिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जल्द से जल्द सभी लोग इनरोल कर लीजिए ताकि अगले महीने से आप लोगों को चीज़ों को अवेलेबल कराया जा सके। और ध्यान रखिएगा, यह प्रयास बहुत ही शिद्दत के साथ किया जा रहा है। तो हम आपके लिए बेहतर उपयोगी और संबंधित जो चीज़ें हैं आप लोग को लेकर आ रहे हैं। तो युक्ति आईएएस को जरूर सपोर्ट कीजिएगा हमें, और ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा युक्ति आईएएस, या एक गूगल प्ले स्टोर से या तो एप्पल स्टोर से आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या विजिट कर सकते हैं www.yuktiis.in पर। ठीक है ना। तो चलिए हम बात करेंगे आगे। अब बात है कि देखिए G20 शिखर सम्मेलन भारत में अध्यक्षीय संदर्भ में हो रहा है। तो बहुत ही प्रश्न आपको यहाँ से तो इम्पोर्टेंट होंगे ही। मैंने गेस भी किया इस साल के यूपीएससी में मेंस में ये प्रश्न होगा। इंटरव्यू जो होंगे, बीपीएससी के इंटरव्यू होने वाले 67 का रिजल्ट पेंडिंग है तो जल्द ही आएगा। तो वहाँ भी आपको मेंस के इसके प्रश्न आपको उभरते हुए सामने आएंगे। तो ध्यान रखिएगा, इंटरव्यू के संदर्भ में प्रश्न बहुत से पूछे जा सकते हैं। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। और यह जो भारतीय नेतृत्व में किया गया है कुछ पहल, उसके लिए भी आपके लिए नए तौर पर हमें देखने की जरूरत है। तो चलिए एक एक लाइन से सभी चीज़ों को समझ देंगे। आज केवल G20 ही संदर्भित सभी बातें होगी क्योंकि पेपर में आज G20 ही की बात हो रही है। तो हम इसी के लेकर आगे बात करेंगे। अलग कुछ न्यूज़ है जो छूट जाए तो उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। आज केवल G20 को अच्छे से देखेंगे, कल भी G20 को अच्छे से देखेंगे ताकि सारे डायलेमा को डायग्राम किसको समझा जा सके। देखिए, सर्वसम्मति से जारी हुआ नई घोषणा पत्र, दिल्ली घोषणा पत्र सभी देशों ने इसे हामी भरी है। घोषणा पत्र में सभी 83 बिंदुओं को निर्विरोध मुहर मिला है। तो देखिए, यह बहुत ही भारत की कूटनीतिक सफलता मानी जा सकती है कि घोषणा पत्र जो दिल्ली घोषणा पत्र में 83 बिंदुओं को शामिल किया गया था, जिसमें उसे निर्विरोध अर्थात किसी भी देश ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। जो शामिल देश थे उनकी बात हो रही है, ठीक है ना। सभी देशों ने इसमें क्या हुआ कि निर्विरोध इस पर मुहर लगा दी, उसमें सहमति बनी। अब है कि G20 का नया सदस्य बना अफ्रीकी यूनियन। तो यह भारत की वैदेशिक कूटनीति की पहचान है कि गत वर्ष इंडोनेशिया में अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को यह प्रॉमिस किया गया था कि हम जल्द ही आपको G20 शिखर सम्मेलन का अस्थायी सदस्य के तौर पर आपको नामित करें। जैसे यूरोपियन यूनियन है अस्थायी सदस्य के तौर पर, IMF है ना, संगठन बहुत से होते हैं। इसी तरह आपको यह भी यूरोपियन यूनियन भी आपको वहाँ पर अस्थायी सदस्य के तौर पर शामिल हो गया है। तो इसकी भारत की कूटनीतिक जीत कही जाएगी। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की घोषणा की गई है। हालांकि इस पर न्यूज़ में मैंने पहले कवर किया था, आप लोग को याद होगा, पर इस पर आज डिटेल से हम लोग परिचर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु यह था। दूसरी बात है, हम कुछ चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे, आगे बढ़ते हुए चीज़ों को संदर्भित करेंगे। सबसे पहले तो आपको नरेंद्र मोदी जी की जो भारतीय प्रधानमंत्री के G20 के संदर्भ में जो वक्तव्य दिया गया, जो
बयान आपको सुनने को मिलेगा, उसको आपको ध्यान रखना है। नई दिल्ली ऐतिहासिक घोषणा पत्र अपनाने के साथ इतिहास रचा गया। सर्वसम्मति और उत्साह के साथ एकजुट होकर हम एक बेहतर, अधिक समृद्ध, सामंजस्य पूर्ण भविष्य के लिए सहयोगात्मक रूप से काम करने के लिए एक संकल्प लेते हैं। जो मैं आप लोग को शब्द बार बार बोलता हूँ, कड़े कड़े शब्द, मैं ऐसे ही नहीं बोलता हूँ, रीजन उसके पीछे यह कूटनीतिक प्रयोगों में किए जाने वाले शब्दांश होते हैं, और अगर आप इनका प्रयोग नहीं करिएगा तो शब्दार्थ को कैसे समझा पाइएगा। इसलिए देखिए, मैं इन सब चीज़ों को आपको इसलिए बोलता हूँ कि आप थोड़ा सा अपने लेवल को बढ़ाइए, चीज़ों को शब्द संग्रह करने की कोशिश कीजिए और अपने आंसर राइटिंग में शामिल कीजिए। अब देखिए, अधिक समृद्ध, सामंजस्यपूर्ण भविष्य और सहयोगात्मक रूप से काम करने का संकल्प लेते हैं। G20 के सभी सदस्य देश उनके समर्थन और सहयोग के लिए मेरा आभार है, अर्थात भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा ये बात की गई। इनके कहने का अर्थ केवल इतना मात्र है कि हम विश्व को एकजुट करने का प्रयास के लिए जो सर्वसम्मति से निर्णय लिए हैं, हम एक अधिक समृद्ध और भी जो G20 का जो समृद्धता के संदर्भ में, जो आर्थिक संपन्नता के संदर्भ में जो आइडियोलॉजी है, उसको और भी हम समृद्ध बना पाएंगे और सामंजस्यपूर्ण अर्थात सभी के साथ सहयोग बनाकर भविष्य के लिए सहयोगात्मक कार्य के रूप में कार्य करेंगे। तो जैसे ही भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा ये सब बातें की गई, वैश्विक ग्लोबल लीडरशिप में भारतीय प्रधानमंत्री का एक अलग पहचान देखने को मिलता है, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। वेट कीजिएगा अभी। साथ ही भारत ने क्या किया, इसे ध्यान रखिएगा। दूसरे सत्र में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली की घोषणा कर दी और इसे सभी लोग, अभी समाप्त भी नहीं हुआ है, आज समाप्त होगा, इसका समापन 9-10 को है, तो आज 10 को समापन हो, उससे पहले ही घोषणा पत्र का सर्वसम्मति से लोगों ने निर्णय ले लिया, उसमें हामी भी भर दी। तो यह भारत की कूटनीतिक जीत होती है। लगातार हम लोग 1 साल से जो मीटिंग कर रहे हैं, उसका ही परिणाम माना जा सकता है, ठीक है ना। इसे समझने का प्रयास। साझा घोषणा पत्र में यूक्रेन और युद्ध का जिक्र नहीं हुआ, बल्कि वहां समग्र स्थायी शांति स्थापित करने की बात की गई है, जो कूटनीतिक तरीके से सही भी है। अब दो देशों के बीच वैश्विक स्तर पर हम अगर बातों को स्पष्ट करते हैं G20 जैसे मंचों पर, तो देखिए, ध्यान रखिएगा, हम विवादों को जन्म देते हैं और विश्व के सामने रूस यूक्रेन युद्ध तो एक कारक है ही, इसे सुलझाने का एकमात्र विवाद नहीं है, ठीक है ना। एक विवाद है जरूर, पर एकमात्र विवाद नहीं। इससे पहले मैंने जलवायु परिवर्तन को आप लोगों को बताया था, विश्व की सबसे बड़ी समस्या है जलवायु समस्या, उसके वित्तीय समस्या सबसे बड़ी समस्या के तौर पर देखी जाती है। इसको सुलझाना इम्पोर्टेंट है, नहीं तो क्या होता है कि हम रसिया यूक्रेन के मुद्दे को जैसे ही लाते, पूरा संपूर्ण जो G20 के देश जो शामिल हुए द्विध्रुवीय विचारधाराओं में या न्यूट्रल के धारा में, अर्थात 3 धारीय विचारधाराओं में विभक्त हो जाता और सब जो 1 साल से हम लोग काम कर रहे थे, सब पर पानी फिर जाता। इसलिए सटीक रणनीतिक कूटनीतिक व्यवस्थाओं को कायम किया गया, जिसे आप लोग को समझने की जरूरत है। आप लोग इससे सीखने की भी जरूरत है कि आप अपने अध्ययन अध्यापन में किन कूटनीतिक मंचों का प्रयोग किस रूप से कर सकते हैं। क्लियर है। हर देश अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करे, दूसरे देशों की क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन करे। इनडायरेक्टली भारत ने यह भी बात की कि देखिए, भारत संप्रभुता की बात करता है, जैसे हम अपने क्षेत्रों के लिए संप्रभुता की बात करते हैं, राष्ट्रीय एकता की, क्षेत्रीय अखंडता की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून की बात करते हैं, तो सभी देशों को इसकी माननी चाहिए। डायरेक्ट यूक्रेन और इनडायरेक्ट यूक्रेन और रसिया को इसका संदेश गया होगा। इस चीज को समझने का प्रयास किया। वहीं शब्द दोहराए गए जो रूस को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहे थे, जैसे यह युद्ध काल का नहीं है। तो भारत को यह संदर्भ ध्यान रखिएगा। मैंने कुछ आप लोग को बातें कही थी, अभी मैं जस्ट उसके बारे में बात बोलूंगा कि भारतीय प्रधानमंत्री को शायद इस वर्ष के नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया जा सकता है। रीजन उसके पीछे मैंने कुछ आप लोगों को बताया था। अगर यह अवधारणा G20 के अवधारणा को अगर समझ पाए नोबेल कमेटी, तो जरूर इनके लिए नामित किया जाएगा और जल्द से जल्द आपको इसके लिए पुरस्कार भी घोषित किया जा सकता है। रीजन इसके पीछे क्या है कि भारत के नेतृत्व में वैश्विक शांति की बात की गई है, इसका और एकजुट एक मंचों पर लाकर एक विचारधारा के रूप में शामिल कर लेना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। भारत के संदर्भ में समझने का प्रयास कीजिएगा इन सब चीजों को। और मैंने आप लोगों को कुछ महीने पहले इसकी बातें कही थी। क्लियर है ना। अब है सम्मेलन के अध्यक्ष के भारत के अलावा 19 देशों ने शामिल लिया। विशेषकर तौर पर जो आमंत्रित 9 देश थे वो भी शामिल हुए। तो फीटी फैक्ट में आप लोग बताइएगा G20 के आमंत्रित सदस्य देश कौन थे।
किनको आमंत्रित किया गया था, मैंने पिछले क्लास में ही कवर किया, उसका लिस्ट भी बताया था। इस बार G20 में कौन कौन से देशों को आमंत्रित किया गया था। अब 14 वैश्विक संगठन प्रमुख रूप से शामिल हुए थे और इस क्षमता एक धरती, एक विश्व, एक भविष्य के विकासशील और गरीब देशों के साथ हितों को चर्चा है अहम बनाया गया। इसके लिए भारत की तरफ से 83 प्रस्ताव रखे गए, जिसमें तकरीबन सभी पर सहमति बनी और नई घोषणा दिल्ली घोषणा के रूप में से जाना जाएगा। पहले सत्र में अध्यक्षता करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अफ्रीकी यूनियन सदस्य को सदस्य बना दिया गया, जो बातें हम लोग पहले कर चुके हैं। कुल मिलाकर बात की जाए, अब दिल्ली घोषणा को अच्छे से आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा और अच्छे से इसको कवर करने का प्रयास कीजिएगा। दिल्ली घोषणा पत्र मुख्यतः क्या है, इसके संदर्भ में बातें क्या की गई है। तो सबसे पहले आतंकवाद के लेकर बातें की गई, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बात की गई है, सभी महिलाओं और बालिकाओं को जलवायु परिवर्तन से संबंधित प्रभावों के संदर्भ में बात की, अर्थात जलवायु परिवर्तन के विभिन्न प्रभावों की चर्चा की गई है। राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुरूप ईंधन के रूप में कोयले के इस्तेमाल अर्थात बायोसिल जीवाश्म ईंधन के प्रयोग के बढ़ावा के संदर्भ में जो वादे के बरकरार रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। और भी बातें की गई, जैसे आपको विकासशील देशों के लिए जलवायु परिवर्तन योजनाओं को प्रभावी बनाने के लिए 2030 से पहले आपको करोड़ डॉलर के 5.9 लाख करोड़ डॉलर की आवश्यकता का आकलन किया गया, जिसके लिए जलवायु परिवर्तन के मुद्दे के संदर्भ में परिचर्चा किया गया। साथ ही जाम्बिया, घाना, श्रीलंका सहित विकासशील देशों को ऋण खतरों को तत्काल प्रभावी ढंग से निपटने की सहमति व्यक्त की गई। जो इसी का मिर्ची आपको चीन को लगा और चीन ने बोला है कि भारतीय हितों में G20 के मंचों का प्रयोग किया जा रहा है। अब वो जिन देशों को ऋण दे के फंसाता था, उसके लिए प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सहमति व्यक्त की गई G20 के सभी देशों के द्वारा। इसे समझने का प्रयास कीजिएगा ताकि हम मजबूत से तेज, सस्ते और अधिक पारदर्शी समावेशी सीमा का भुगतान को बढ़ावा दे सके। बात की गई कृषि, खाद और उर्वरक के खुले और प्रतिरोध को संदर्भ में बातें की गई है, प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है, चीजें चर्चा की। व्यक्ति धार्मिक प्रतीकों के, पवित्र पुस्तकों के विरुद्ध धार्मिक घृणा सभी कृत्यों की कड़ी निंदा की है। आपको हाल ही में देखने को मिला होगा, कुछ यूरोपियन कंट्री के द्वारा इस्लामिक ग्रंथों को जलाया गया, भारत में कुछ ग्रंथों को जलाया गया। इस प्रकार से यूरोपियन कंट्री में मुसलमानों के विरोध, मुसलमानों ने जब विरोध किया तो ईसाई ग्रंथों को जलाया गया। तो ध्यान रखिएगा, ये वाद प्रतिवाद और संवाद के कॉन्सेप्ट को भी आपको ध्यान रखना है, उसके लिए भी आह्वान किया गया। ये सब घोषणा पत्र के तौर पर देखने को मिला। अब है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अब इंडिया का जगह होगा, भारत। तो ऐसा देखिए, बात किया गया कि यह डिबेट का अलग मुद्दा है, मैंने कल इस पर डिबेट भी किया था, आपको एनालिसिस भी कराया था। पर ध्यान रखिएगा, अब भारत को आधिकारिक तौर पर अभी घोषणा नहीं की गई है, फिर भी विभिन्न मंचों पर अब इंडिया के जगह भारत का प्रयोग किया जाएगा। और यह कहीं ना कहीं हमारे सांस्कृतिक विरासत के महत्वपूर्ण प्रतिलक्ष्यों को स्पष्ट करता है कि हमारा ऐतिहासिक गौरव क्या है, और हम किन आदर्शों से आपको संदर्भित होते हैं। अब अभिन्न मंचों के द्वारा प्रयोग किया जाएगा। तो संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव, प्रमुख प्रवक्ता जो हैं स्टीफन दुजारिक, उनके द्वारा भी साफ किया गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। औपचारिकता को पूरा कर लेने के बाद इंडिया का नाम भारत कर दिया जाए, क्योंकि इससे पहले तुर्की ने भी यही किया। तुर्की ने अपने ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर, ऐतिहासिक गौरवशीलता के आधार पर क्या किया गया, तुर्की का नाम तुर्की किया है। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अब भारत में रही तो बात विवाद प्रतिवाद तो चलेगा ही, क्योंकि यहाँ पर तिल के ताड़ भी बनाए जाते हैं। क्योंकि राष्ट्रीय गौरव के मुद्दे पर संदर्भ समझने का प्रयास कीजिएगा कि हम राष्ट्र से जाने जाते हैं, न कि हमारे से राष्ट्र जाना जाता है, ठीक है ना। अगर आप कहीं भी भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं तो आपकी पहचान व्यक्तिगत नहीं है, भारत की वो पहचान मानी जाती है। तो ये राष्ट्रीय धरोहर, राष्ट्रीय संदर्भता और राष्ट्रीय वर्चस्व में बढ़ावा देने वाला कॉन्सेप्ट है, जिसे समझने का प्रयास करने की जरूरत है सभी लोगों को। कुल मिलाकर बात की जाए, हम इसके तर्क वितर्क में जाएंगे तो बहुत सी बातें हो जाएंगी, कल चर्चा हालांकि मैंने किया था। नेक्स्ट है, चीन के BRI में सबसे बड़ा जवाब दिया गया एक नए कॉन्सेप्ट के आधार पर। तो ध्यान रखिएगा, भारत ने दूसरे देशों में रेल, सड़क, बंदरगाह बनाकर उन पर आधिपत्य जमाने वाले चीन रणनीति को जवाब देते हुए भारत अमेरिका ने तोड़ निकाला है।
जिसमें G20 शिखर सम्मेलन के हिस्सा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और भी राष्ट्रों के साथ, जैसे भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक कॉरिडोर, जिस पर मैंने कभी आपसे चर्चा किया था, याद आ रहा होगा, उसको अमली जामा पहना दिया गया, जिसमें मध्य पूर्व और यूरोप की बात की गई है। हम कैसे जाएंगे, कैसे हम इसके लिए कॉरिडोर डेवलप करेंगे। रेल लाइनों, सड़कों, बंदरगाहों, नेटवर्कों आदि स्वच्छ ईंधन के निर्यात को बढ़ावा देगा, सुरक्षित संचार की व्यवस्था करेगा, समुद्र केबल नेटवर्क में भी बढ़ावा देगा। इस समूचे क्षेत्र में एक दूसरे के जोड़ने के लिए ग्रिड व्यवस्था पर लागू होगी। अब कॉरिडोर गरीब विकासशील देशों के साथ तेजी से प्रगति करने की बात की जाए, संप्रभुता अखंडता का ख्याल रखा जाएगा, और भी बातें की गई है। राष्ट्रपति बाइडेन के द्वारा भी इसको महत्वपूर्ण सलाह दिया। इसमें कौन कौन शामिल होंगे, ध्यान रखिएगा। भारत के प्रधानमंत्री और बाइडेन की अध्यक्षता में, सह अध्यक्षता में कार्यक्रम हुआ था, जिसमें वैश्विक ढांचागत और निवेश के लिए साझेदारी PGII और भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर की घोषणा की गई थी, जिसमें सऊदी के क्राउन प्रिंस जो थे आपको वो शामिल, मोहम्मद बिन सलमान, UAE के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, फ्रांस के राष्ट्रपति एमानुएल मैक्रोन, इटली के PM जॉर्जिया मेलिनो और जर्मनी के चांसलर अरोला सोलेस, EU के प्रेसिडेंट उर्सुला लेयन मौजूद रही। तो ध्यान रखिएगा, यह एक महत्वपूर्ण संगठन के तौर पर होगा, जो भारत से लेकर एशिया, यूरोप को जोड़ते हुए एक कॉरिडोर, उत्तर पूर्वी कॉरिडोर का निर्माण करेगा। जो क्या करेगा इसमें ध्यान रखिए, जिसमें एशिया से लेकर अफ्रीका तक, यूरोप तक सड़कों का रेल नेटवर्क निर्माण करेगा। खाखात्या उससे लेकर कई विकासशील और गरीब देशों को फायदा मिलेगा। चीन, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश समेत कई दूसरे पड़ोसी देश इस नेटवर्क से जोड़ रहा है। तो यह भी आने वाले समय में एक नए विकल्प को दे सकता है। अब हालांकि पाकिस्तान, चीन जो गठजोड़ है वो अपने ही धुन में रहते हैं, उनका क्या कहना, उनका आधार है, ठीक है ना। अब अधिक चीज़ों को लेकर ध्यान रखिएगा, नए कॉन्सेप्ट को डेवलप किया गया है और हम समूचे भारत मध्य पूर्व यूरोप के जो कॉन्सेप्ट को एक नई धुरी देने का प्रयास करें। एक केस स्टडी है, जरूर इसे पढ़िएगा, समझिएगा। 300 करोड़ रुपए के घोटाले में चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी की गई, जो आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे और तेजपा अध्यक्ष थे तेलुगु देशम पार्टी के। चंद्रबाबू नायडू को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कौशल विकास निगम के घोटाले में 300 रुपये की हेरा फेरी देखी गई और उनको प्रत्यक्ष तौर पर उस पर माना गया और इन पर धारा लगाया गया IPC की धारा 120 आपराधिक साजिश के लिए, 420 धोखाधड़ी के लिए और 465 जालसाजी के लिए अन्य धाराएं लगाई गई हैं। अब केस स्टडी यह है कि आप कितने भी पद पर, ओहदे पर चल जाए और किसी प्रकार का भ्रष्टाचार आप कर रहे हैं तो विधि के, कानून के समक्ष आप एक अपराधी के तौर पर जाने जाएंगे और आप पर वही कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी और जिस पर आम नागरिकों के द्वारा किया गया उल्लंघन के संदर्भ में देखा जाता है। कुल मिलाकर बात की जाए, इसमें अब तत्परता की बात है, न्यायपालिका तत्परता की बात है। जैसे लालू यादव का केस चल रहा है, कितने दशकों से चल रहा है, अगर वैसा ही मामला अगर होता है तो यह न्याय संगत भी नहीं होगा। ध्यान रखना, अब न्यायिक व्यवस्थाओं को 21वीं सदी के जिस प्रकार से नवाचार बदले हैं उसी संदर्भ में हमें न्याय प्रणाली को बदलने की जरूरत है। तो केस स्टडी के तौर पर आप इसे देखिएगा, प्रयास कीजिएगा कि हम इसमें सुधार क्या कर सकते हैं। अब तो संस्थाएं अपनी काम कर चुकी है, अब न्यायपालिका को अपना काम करना है। विश्व कल्याण के साथ चलने का समय है, भारत के चलने का समय है, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा बात की गई है। मैं यही बात कह रहा था कि नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में मैंने पिछले 1.5 महीना पहले आप लोग से जो बातें की थी, जब रूस को प्रधानमंत्री के द्वारा यह एडवाइस दिया गया कि यह युद्ध का समय नहीं है, तो उसी संदर्भ में अब देखिए भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा विश्व कल्याण की बात की जा रही है। उसके पीछे अगर हम ग्लोबली सोचे तो यह बहुत ही वर्तमान समय में सटीक एग्जाम्पल सेट करता है कि हम विश्व को हम किस तरीके से आगे ले जाते हैं। कभी याद है मैंने आप लोगों को एक एनालिसिस में बताया था, अगर राष्ट्रीय हित के संदर्भ में हम साझा कॉन्सेप्ट को लेकर चले, राष्ट्रीय हित को साझा कॉन्सेप्ट को लेकर चले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, तो कहीं बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। उसी के सदृश आपको यह समझना हो, सभी देश जो हैं अपने राष्ट्रीय हित के प्रतिबद्धता से जुड़े हुए हैं। अगर हम इस प्रतिबद्धता में न्यूनतम साझा लक्ष्य घोषित कर लें
कि हम अगर किसी हित को थोड़ा सा प्लस थोड़ा माइनस कर ले और इसके बाद विश्व का एक न्यूनतम साझा गोल डिफाइन करें और गोल को ध्यान में रखकर हम चीज़ों को मॉडरेट करें, तो ध्यान रखिएगा हम विश्व के आधे समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं बिना किसी हाथ पैर मारे हुए। इसलिए विश्व को एक ग्लोबल लीडर की आवश्यकता है, ग्लोबल कॉन्सेप्ट की आवश्यकता है, जिसमें भारत अपना पहचान को दिखा रहा है और उसमें प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो कार्य किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस दिशा में और भी बेहतर चीज़ों को, मैंने आप लोगों को कभी याद होगा या मैंने बताया था 2014 से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलने के लिए लोगों में कटसी मेंटेन किया जाता था। कटसी मेंटेन कहने का अर्थ है हमें एक बृहद राष्ट्र के राष्ट्रपति से मिलना है, तो एक कटसी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट था। पर जैसे ही 2014 के बाद भारतीय प्रधानमंत्री का आगमन वैश्विक राजनीति के तौर पर देखा जाता है, तो यह कटसी मानवीय व्यवहार में बदल गया। हम सबसे पहले एक नेता के तौर पर तो अपने स्थान राष्ट्रीय नेता के तौर पर तो हैं ही, उससे पहले एक मानवीय स्वभाव हमारा है जिससे रिश्ते और भी मजबूत होते हैं। इनके द्वारा जो वैश्विक कॉन्सेप्ट दिया गया आज उसी का परिणाम है कि अमेरिका का राष्ट्रपति जब हमारे मंचों पर आता है तो हमारे प्रधानमंत्री को सबसे पहले वो गले लगाने का प्रयास करता है और वो बार बार हमारे प्रधानमंत्री के हाथों को पकड़ने का प्रयास करता है और यह जताने की कोशिश करता है कि आपके साथ हमारे संबंध अच्छे और बेहतर है। इसी तरह अन्य राष्ट्रों के साथ भारतीय प्रधानमंत्री का जो गर्मजोशी से सवाल देखा जाता है, उनका स्वागत किया जाता है, तो स्पष्ट तौर पर यह समझा जाता है कि रिश्ते कैसे हैं। जैसे तुर्की के राष्ट्रपति और कनाडा के जो प्रधानमंत्री उनके द्वारा जब भारतीय प्रधानमंत्री से मिला गया तो उनके रहन सहन में कुछ देखिएगा, उनके बॉडी लैंग्वेज में परिवर्तन देखने को मिला। इससे स्पष्ट होता है किसी देश का रिश्ता कैसा किसी देश के प्रति चल रहा है। तो हम इन सब चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। अब विश्व कल्याण के लिए कैसे भारत का समय है इसके लिए ध्यान रखिएगा। यूक्रेन युद्ध के बाद जिस तरह वैश्विक स्तर पर एक दूसरे के भरोसे को कम किया गया, सभी देशों के साथ चलने की बात की गई है। G20 समूह शिखर पहले सत्र में संबोधित करते हुए विश्व की पुरानी समस्याएं अब नए समाधान की मांग कर रही है। मैंने आप लोग को पहले भी एक बार चर्चा किया था, अगर याद आप लोग पुराने स्टूडेंट हो याद हो तो मुझे बताइएगा। क्या आपको मैंने बताया था हमारे परंपरागत जो स्ट्रेटजी है उसको चेंज करके नवीन नवाचार उनमें से आपको कॉन्सेप्ट डेवलप करने होंगे जो वैश्विक संरचनाओं में हमको बेहतर प्रबंधन दे सकता है। वही बातें सेम आपको यहाँ रखी गई है। जो विश्व की पुरानी समस्याएं हैं उसको नए समाधान के मार्ग देने होंगे। हम वो पुरातन मार्ग नहीं अपना सकते हैं कि केवल द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर करना है या विभिन्न मंचों पर हम केवल वार्ताकार के तौर पर बातें कर देंगे। हम उसके लिए ठोस समाधान नए मार्ग की अवधारणा को विकसित करनी होगी। तो यह बातें की गई है। उसके साथ साथ पीएम अपने भाषण के शुरुआती में भारत में धार्मिक विविधता का जिक्र करते हुए कहा कि हर धर्म भारत के समान मिला है। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना का बाद विश्व में एक बड़ा संकट विश्वास का अभाव था, इसलिए इनके द्वारा एक नया कॉन्सेप्ट दिया गया, एक विश्वास एक भरोसे में बदला जाए और इसके आधार पर हम कार्य करें। एक विश्वास एक भरोसे पर हम लोग काम करें। वैश्विक भलाई के लिए हम सभी सरकार मिलकर कार्य करें। और मोदी ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के उथल पुथल, उत्तर और दक्षिण के विभेद, पूर्व और पश्चिम की दूरी, खाद्य ईंधन और उर्वरक प्रबंधन, आतंक और साइबर सुरक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा जैसे सुरक्षा के लिए चुनौतियों के रूप में इन मुद्दों का ठोस समाधान तरफ बढ़ना चाहिए। ये बातें इनके द्वारा की गई है। कुल मिलाकर बात यह कहा गया कि हम वैश्विक प्रतिबद्धता को कैसे स्पष्ट कर सकते हैं, ग्लोबली हम कैसे और भी ग्लोबल विश्व कल्याण की और बातों को ले जा सकते हैं। तो मैंने इसी आधार पर बताया। और पहले जो पिछले वर्ष जो रसिया के लिए भारतीय प्रधानमंत्री की विचारधारा थी उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ कि आने वाले समय में भारत के प्रधानमंत्री को वैश्विक नेता के तौर पर जो स्थान दिया गया है उसमें हम और भी सम्मान के तौर पर नोबेल पुरस्कार शांति वार्ता के तौर पर इनको विश्व के संदर्भ में देख सकते हैं कि इनको पुरस्कार मिले। और ये कोई अयोशक्ति नहीं होगी, और भी चीजें होंगी। अब देखिए आर्थिक विकास के लिए भारतीय एजेंडा पर G20 की मोहर लगी है। कुछ चीजों ने क्या कि अंतर्राष्ट्रीय टैक्स बनाने में G20 की सहमति व्यक्त की गई है, इसके संदर्भ में बातें की गई हैं। तो ध्यान रखिएगा, कुछ चीजों को अंडरलाइन करना मैं भूल गया पर यहाँ पर ध्यान रखिएगा।
पब्लिक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए गरीब विकासशील की, मैंने कल भी आप लोग इसके संदर्भ में डीपीआई के बारे में चर्चा किया था। ग्रीन टेक्नोलॉजी पैक्ट एजेंडा तय किया गया है, जिसमें आप दुनिया के 20 शक्तिशाली देशों अपनी सहमति व्यक्त की गई। मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक एमडीबी के प्रारूप में बदलाव और उसके मजबूत करने की बात की गई है, और भी हम समावेशी बनाने की बात करेंगे। साथ ही एमडी 200 अरब डॉलर एक कोष तैयार करेगा। ध्यान रखिएगा, क्या क्या तैयार करेगा? कोष। मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए यह कर्ज देगा, फंड से कर्ज दिया जाएगा, जो विकासशील और अल्पविकसित देशों के लिए आपको इसके लिए बहुत ही बेहतर प्रबंधन कर सकता है, जिसमें सोलर, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन जैसे आपको इसके लिए दिए जा सकते हैं। आर्थिक विकास के लिए आर्थिक एजेंडा तय किया जा सकता है और भी बातें की जा सकती है। क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशन को लेकर देशों के बीच बातचीत चली, उसके बाद फ्रेमवर्क तैयार हो गया। अक्टूबर 2020 में दोनों देश वित्त मंत्री के द्वारा बातें की जा चुकी है, पहले भी चर्चा हम कर चुके हैं। चीजें होंगी। स्किल गैप, वैश्विक कौशल चुनौतियों से मिलकर निपटेंगे, अर्थात हम कौशल आधारित रोजगार को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। तो कुशल रोजगार सृजित करने के लिए भी जो चुनौतियां हमारे सामने हैं उसको लेकर हम साझा हितों को लेकर चलेंगे। एक दूसरे राष्ट्र के साथ G20 के जितने देश हैं सभी यह कोशिश करेंगे कि ये कुशल रोजगार के लिए हम एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करें, जिसके बाद आधार पर हम स्किल बेस्ड गैप को, जो स्किल गैप जो वैश्विक के तौर पर देखी जाती है, चुनौती के तौर पर देखी जाती है, उसे हम कम कर सकें। स्किल गैप कहने का अर्थ है कि सबके हाथों में एक विशेष हुनर होना, कि सिंपल सा साधारण अर्थ पर, ताकि हम हुनरगत व्यक्तियों का निर्माण, हुनरगत कार्यबल का निर्माण कर सके। अब हम सामाजिक सुरक्षा नीति सुनिश्चित कर सके, उसके लिए प्रतिबद्धता की गई है, बातें की गई, प्राथमिक रवैया की बात की गई है, सभी चीज़ों को ध्यान रखिएगा, इन सब चीज़ों की बात की गई है। क्लियर है? चलिए आगे बात करेंगे। जी सदस्य बना अफ्रीकन यूनियन, तो कृतज्ञता व्यक्त किया गया। आप लोग लाइव वीडियो इसका देखिएगा, ये चीज़ें दिखाई गई हैं, जाके एक बार जरूर वीडियो देखिएगा, कल के मीटिंग का और आज की मीटिंग का जरूर देखिए, बहुत सी बातें होंगी। कोणार्क सूर्य मंदिर के पहिए को साधा गया, राजनीति के तौर पर दिखाया गया, वैश्विक राजनीति को दिखाया गया, भारतीय संस्कृति की पहचान कि हमारा जो सनातन है, हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हमारा वैश्विक संदर्भ है, राष्ट्रीय पारदर्शिता, हमारा जो उपनिषद और धार्मिक ग्रंथ है, हमारा साहित्यिक स्थापत्य है, वो कैसे हमें बेहतर और भी आगे ले जाता है। तो स्थापत्य कला के माध्यम से वैश्विक कूटनीति को साधने का प्रयास किया गया। कोणार्क मंदिर के बारे में बताई गई ये बातें, इसे जरूर आप लोग नोट कर लीजिएगा, पेपर में दिया हुआ है, पेपर शेयर कर दिया गया ग्रुप में। और आप लोग बार बार पेपर के लिए बोलते हो, पेपर ग्रुप में सुबह 7 से 8 के बीच में शेयर हो जाता है। आपको डीजे के नाम से लिखा होता है दैनिक जागरण, डेट दिया होगा 10 सितंबर 2023। यह पेपर ही होता है, पेपर को पीडीएफ को ओपन करके देखिए, डेली पेपर शेयर किया जाता है। और वे वजह से आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखते हो पेपर शेयर कर दीजिए, पेपर शेयर कर दीजिए, और अंडरलाइन पेपर अब यहाँ पर शेयर नहीं होगा, क्योंकि आप लोग का मैं देख रहा था, आप लोग क्या करते हो कि स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ, केवल स्क्रीनशॉट देख लेते हो और स्क्रीनशॉट से ही आंसर दे देते हो, क्योंकि मुझे पता चल जाता है, मैं आप लोग का टीचर हूँ ना। आप जिस यूनिवर्सिटी में भी पढ़ना शुरू किए हो ना, उस यूनिवर्सिटी से हम लोगों ने क्या किया है, पास आउट होकर ना रिटायरमेंट की स्थिति में है। तो आप क्या कर रहे हो हमको नहीं पता है, आपके में आपके आंतरिक उन्नति की बात करता हूँ ना। आंतरिक अगर उन्नति होगी, इंटरनल डेवलपमेंट होगी, आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता, पर मेहनत ही नहीं करना चाहते हैं। दैनिक जागरण न्यूज पेपर एनालिसिस वाले में स्टूडेंट ने क्या लिख के भेज दिया, पेपर के कटिंग के ऊपरी भागों को लिख कर भेज दिया, जैसे तैसे आंसर। इतना मेहनत करके आप लोगों को चीज़ों को एनालिसिस कराया जाता है, हर एंगल से हर चीज़ों को समझाया जाता है, फिर भी आप आंसर पेपर कटिंग का करके भेज देते हो। आप या तो खुद में ज़्यादा तेज बन रहे हो या मुझे बेवकूफ़ समझ रहे हो। मैं बार बार बोलता हूं कि आप लोग अपने इंटरनल डेवलपमेंट की बात करें, वो जो काम है करिए, मेहनत लगता है मेहनत कीजिए, समय स्मार्ट वर्क लगता है स्मार्ट वर्क कीजिए, इसी से आपका सिलेक्शन होगा। नहीं तो कुछ अस्थाई नहीं है, बस आप रोटे डटाए पहुंचिएगा, थोड़े से कॉन्सेप्ट पूछेंगे, आपसे बाहर हो जाइएगा। अब ब्रिटेन के साथ एटीपी की बात की जा रही है, तो एटीपी हम लोग चर्चा पहले भी की थी, ग्लोबल फ्यूल की बात की है, अलायंस बनाया गया है, तो इसमें बहुत से देशों के द्वारा समर्थन किया गया है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, कुछ मानक तय किए गए हैं, जिसमें 2024-25 तक 1000 करोड़ लीटर बायोफ्यूल निर्माण करने का लक्ष्य रखा है भारत। वहीं 2030 तक भी लक्ष्य आपको ध्यान होगा, प्रतिवर्ष 220 तक हम लोग क्या करने वाले हैं, इस सबको लेकर चर्चा की गई। इसमें स्क्रीनशॉट देख लीजिएगा, कवर कर लीजिएगा। इसमें आपको कौन कौन से देशों के द्वारा सहमति व्यक्त की गई है, देखिए ध्यान रखिएगा।
यहाँ पर 1 सेकेंड होल्ड कीजिएगा। यहाँ पर देखिए दिखा अलायंस बनेंगे स्वच्छ, और जैसे सौर अलायंस का उसके बाद द्वितीय ऐसा देश अलायंस बना जिसका नेतृत्व करता धरता सब भारत है। ध्यान रखिएगा, दुनिया के स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने के लिए भारत, अमेरिका, ब्राजील, बांग्लादेश, यूएई, इटली जैसे शामिल हुए। यह अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बाद ऊर्जा क्षेत्र का दूसरा वैश्विक मंच जिसका कर्ता धाता भारत है, और विश्व नवीकरणीय ऊर्जा सहमति को बढ़ावा देगा। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की घोषणा नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन में की गई। अब ध्यान रखिएगा, यह VVI प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, मेंस पीटी सभी जगह। बायोफ्यूल निर्माण के मामले में भारत, ब्राजील, अमेरिका दुनिया अग्रणी देशों में श्रेणी है। अर्जेंटीना, ब्राजील, मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका कुछ ऐसे दूसरे राष्ट्र जो इसमें शामिल होने के प्रयास में है, जल्द ही शामिल हो जाएंगे, और भी बातचीत की गई है। अब ध्यान रखिएगा, ग्लोबल अलायंस कैसे भारत दुनिया का बायोफ्यूल बनाने दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है, इसे ध्यान रखिएगा। पीटी फैक्ट के तौर पर आपको काम करेगा, और भी प्रौद्योगिकी को डेवलप किया गया। कुल मिलाकर बात की जा रही है कि हम कैसे वैश्विक मंचों पर कार्य करेंगे। अब है जलवायु निगरानी के लिए G20 उपग्रह को भेजा जाएगा। नया प्रयास किए प्रस्ताव रखा गया, इस पर मंजूरी हो जाती है तो हम जल्द ही इसरो के द्वारा जलवायु निगरानी के लिए G20 देशों की जलवायु निगरानी के लिए एक नया कॉन्सेप्ट उपग्रह भेजेगा भारत। अब भारत वैश्विक नेतृत्व क्षमता को G20 ने लगाई नई छलांग। देखिए, ऐसे प्रधानमंत्री की बात मैं कर रहा था, जो बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहा था, ये देखिए समझ में आता है। हाथ के द्वारा हाथों को पकड़ के इशारा करना, तो आपसी रिश्तों को बताया जाता है। पहले क्या होता था, कर्टसी मेंटेन किया जाता है। सब बातें मैंने छलांग के बारे में भी चर्चा कर दिया हूँ, बता भी दिया हूँ कि भारत कैसे वैश्विक नेता के रूप में उभर कर सामने आया है, वो विभिन्न मंचों के रूप में प्रयोग कर रहा है, सब बातें की जा रही है। अब 3 लोगों का नाम याद रखिएगा आप लोग G20 के सफल सूत्रधारक के रूप में। अभिकांत जी को फिर उसके बाद शशिकांत दास जी को RBI के गवर्नर है, और हर्षवर्धन श्रृंगाल, और आपको परदेसी जो है मुक्तेश परदेसी, इनका नाम जरूर याद है। ब्यूरोक्रेट्स हैं जो आपको भारत के G20 शिखर सम्मेलन में घोषणा पत्र को आम सहमति कायम करने में वैश्विक राजनीति को बढ़ावा देने के लिए इन लोगों का योगदान बेहतर है। शेर्पाओं के तौर पर अमिताभ कांत जो भूमिका अदा की है, और भी सभी अधिकारियों ने जो सक्षम योगदान किया, उनकी एक बार आप झलक जरूर पढ़ लीजिएगा। अब देखिए, पीटी फैक्ट में बहुत सी चीज़ें दी गई है। अब इसे एक बार पीटी फैक्ट को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। यह क्यों सफल रहा, इसको यहाँ से समझ सकते हैं कि 2023 में भारत ने परिणाम 273 बिंदुओं पर परिणाम मिला है, अनाथ उस पर सहमति व्यक्त की गई। कुल संलग्न दस्तावेज थे 39, अर्थात कुल 152 प्रस्ताव यहाँ पर रखे गए, आपको पारित किए गए। ध्यान रखिएगा, इन सब चीज़ों को लेकर हम परिचर्चा है। PM मोदी का आह्वान क्या था, इसको अच्छे से देख लेना, जैसे कि बेहतर जीवन के लिए सिद्धांतों को अपनाना, शासन प्रौद्योगिकी को बढ़ाना, खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना, गुणवत्ता स्वास्थ्य को बढ़ाना, भूमि संरक्षण को बढ़ाना, भविष्य सुरक्षित, ये सब बातें की गई हैं। इसको भी आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा। G20 भारत के प्रभाव क्या रहा था, इसके लिए देखिए विभिन्न बैठकें हुई थी, तो उसको ध्यान रखना है। जैसे खाद्य सुरक्षा को लेकर, पोषण को लेकर डेक्कन उच्च स्तरीय सिद्धांत, ब्लू महासागरीय इकोनॉमी के लिए चेन्नई उच्च स्तरीय सिद्धांत डेवलप किया गया। ये सब बातें की। पर्यटन, भूमि बहाली, जयपुर बैठक में MSME को लेकर दिल्ली शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया गया, जिसमें अफ्रीकी संघ को शामिल किया गया। ये महत्वपूर्ण प्रभाव के तौर पर शामिल है। बहुत से पीटी फैक्ट है। अब चलिए नीचे बात करेंगे और उसके बाद आज का एनालिसिस समाप्त करेंगे, क्योंकि लगातार बोल रहा हूँ तो समय अभी देखिए। नीचे बात की गई एक पीटी फैक्ट है, आप देख लीजिएगा। अरब सागर में नौसेना अभ्यास कर रहा वरुण, किसके साथ है, फ्रांसीसी सेना के साथ वरुण का अभ्यास हो रहा है अरब सागर में, तो उसको भी पीटी फैक्ट करो। अब भारत का महत्व बदलने वाला आयोजन है, जिसको मैंने ऊपर ही चर्चा कर दिया, उन्हीं सभी बातों को यहाँ बोला गया है, लिखा गया। बस आपको एक बार इसको राइट डाउन कर लेना, पेपर शेयर किया जा चुका है ग्रुप में। तो चलिए फिर कल हम एनालिसिस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।